हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लर्निंग सक्सेस पॉइंट सोशोलॉजी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। आज हम बात करते हैं इंडियन सोशोलॉजी के में अचीव स्टेटस किसे कहा जाता है, अर्जित स्थिति किसे कहा जाता है, जो कि एक समाजशास्त्र में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कई बार वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है यूजी और पीजी में। तो हम उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। अर्जित स्थिति एक ऐसी स्थिति है जिसे व्यक्ति अपने व्यवहारों या प्रयासों से जीवन में प्राप्त करता है। अर्जित स्थिति जन्मजात नहीं होती है। उदाहरण के लिए जैसे प्रोफेसर बनना, इंजीनियर या बहुत बड़ा खिलाड़ी होना या बहुत बड़ा बिजनेस होना इत्यादि, इस प्रकार की जो स्थिति होती है वो खुद अचीव की जाती है, अर्जित की जाती है। यदि हम समुचित योग्यता के अभाव में कोई छोटी नौकरी ही प्राप्त कर पाते हैं तो यह हमारी अर्जित स्थिति कही जाती है। उसी तरह ऊंची योग्यता वाली नौकरी प्राप्त करना भी किसी के लिए अर्जित स्थिति मानी जाती है। तो इस प्रकार की जो हम स्थिति अचीव करते हैं किसी भी कास्ट में, किसी भी वर्ण व्यवस्था में, हम उसे अर्जित स्थिति कहते हैं। बहुत से अमेरिकन समाजशास्त्रियों ने वर्ग व्यवस्था को अर्जित स्थिति के निर्धारक के रूप में देखा है। वर्ग साधारणतया व्यक्ति के आर्थिक गुणों से संबंध होता है। वो कहते हैं कि अपनी कार्य क्षमताओं में वृद्धि लाकर अधिक से अधिक धन उपार्जन कर सकता है और वह निम्न वर्ग से उच्च वर्ग में आसानी से जा सकता है। बहुत से विचारकों ने ऐसे अनेक उदाहरण दिए हैं जिससे यह सिद्ध होता है कि कोई व्यक्ति मजदूर वर्ग में जन्म लेकर उच्च वर्ग में जा सकता है। लेकिन वहीं पे कार्ल मार्क्स ने यह तर्क को स्वीकार नहीं किया। कार्ल मार्क्स ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया। वर्ग एक अर्जित गुण है। मार्क्स कहते हैं कि एक पूंजीपति का बेटा बिना किसी प्रयास के उच्च वर्ग का सदस्य हो जाता है और सर्वहारा का संतान सर्वहारा वर्ग में ही गिना जाता है। इसलिए मार्क्स विचारधारा के अनुसार वर्ग व्यवस्था बहुत कुछ जाति व्यवस्था की तरह व्यक्ति को आरोपित स्थिति का पोषक माना जाता है। सिर्फ जो मार्क्सवादी विचारधारा है या केवल कार्ल मार्क्स या एंजल के विचारधारा को अगर छोड़ दिया जाए तो जितनी भी अचीवमेंट होती है, जो आपने लाइफ में अचीवमेंट करते हैं, वो सब चीज़ अर्जित स्थिति के अंतर्गत आता है। मैंने कहा कि बहुत से समाजशास्त्रियों ने कई उदाहरण से पेश करने के बाद भी उन्होंने सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार एक निम्न वर्ग में इंसान जन्म लेता है और अपने मेहनत और अपने काबिलियत से बल पे रात दिन धन कमाकर वो उच्च वर्ग में स्थापित हो सकता है। लेकिन वही कार्ल मार्क्स कहते हैं कि यह विचारधारा बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक पूंजीपति का बेटा बिना प्रयास किए पूंजीपति वर्ग में शामिल हो जाता है, लेकिन वही सर्वहारा वर्ग का संतान वो अपने ही वर्ग में चुना जाता है। इसलिए क्योंकि उन्होंने भी कहा कि वर्ग जो होता है एक अर्जित गुण होता है, इसलिए वो कहते हैं कि जो इस तरह की कुछ व्यवस्थाएं हैं जाति व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आरोपित स्थिति का निर्धारण करती है। तो केवल अगर मार्क्स विचारधारा को छोड़ दिया जाए तो और जितनी भी विचारधाराएं हैं, जो भी थिंकर्स हैं, सब ने सपोर्ट किया। अब हम बात करते हैं स्तरण के निर्धारक, डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, जो कि टालकट पार्सन्स ने बताया कि 6 प्रकार के निर्धारकों की बात की है। उन्होंने बताया कि इससे मात्र स्तरण का ही निर्धारण नहीं होता बल्कि व्यक्तियों का भी हैसियत का निर्धारण होता है। तो उन्होंने 6 प्रकार के जो सिस्टम्स की बात की। उन्होंने पहला, मेंबरशिप इन किनशिप यूनिट,
जिसे इंग्लिश में नातेदारी समूह की सदस्यता कहा जाता है। हर पॉइंट्स के बारे में मैं चर्चा करूंगा और उसके बारे में डिटेल से जानकारी के साथ साथ उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। नातेदारी समूह की सदस्यता व्यक्तियों की हैसियत समाज में कभी कभी इस तथ्य से भी निर्धारित होती है कि वह किस प्रकार के समूह से जुड़ा हुआ है। समूह की सदस्यता दो प्रकार की प्राप्त होती है, एक जन्म से, एक विवाह से। इंसान के कोई भी इंसान हो, उसके दो प्रकार के समाज की बात की जाती है, दो प्रकार के समूह की बात की जाती है, जो एक जन्म से निर्धारित होती है और दूसरा जो है कि विवाह के बाद होती है या विवाह में। यदि कोई व्यक्ति राज परिवार में जन्म लेता है तो बालक का सामाजिक स्थिति साधारण परिवार में जन्म लेने वाले लोगों की तुलना में हमेशा ऊंची होती है। अगर कोई व्यक्ति साधारण परिवार या समाज के निम्न तबके में जन्म लेता है तो अपने गुणों या उपलब्धियों के कारण किसी उच्च उपलब्धियों के कारण उसका लालन पालन होगा, लेकिन ये कह सकते हैं कि जो उसकी सामाजिक हैसियत होगी एक छोटा होगा या निम्न होगी। लेकिन यदि वो अपने गुणों या उपलब्धियों के कारण किसी उच्च कुल के परिवार में या परिवार से वैवाहिक संबंध जोड़ने में सफल हो जाता है तो उस व्यक्ति को उस कुल की सदस्यता प्राप्त हो जाती है और इसके फलस्वरूप उसकी सामाजिक हैसियत ऊंची हो जाती है। लेकिन ये गुणों के आधार पे है, वो मेहनत के आधार पे है। लेकिन 90% यही होता है। अगर कोई राजशाही परिवार में जन्म लेता है तो उसका जो लालन पालन या जो भी कुछ होगी, उसकी जो व्यवस्था होगी बहुत ही उच्च होगी और वो उच्च हैसियत से बिलोंग रखता होगा। कोई साधारण परिवार में अगर जन्म लेता है तो उसकी हैसियत छोटी होगी, निम्न होगी, लेकिन किन्हीं कारणोंवश अपने गुणों और उपलब्धियों के कारण उच्च के परिवार में वैवाहिक संबंध जोड़ने का प्रयास करता है तो उस व्यक्ति को उस कुल की सदस्यता प्राप्त हो जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी सामाजिक हैसियत उच्च हो जाती है। दूसरा, टालकर पार्सल्स ने कहा कि व्यक्तिगत विशेषताएं या गुण, इन माध्यम से भी अर्जित परिस्थिति का निर्धारण किया जाता है। समाज के अंतर्गत कभी कभी विभेदीकरण का आधार व्यक्तिकरण गुण का भी हुआ करता है। यहाँ व्यक्तिक गुण से तात्पर्य वैसे गुणों से होता है यहाँ व्यक्तिक गुण का तात्पर्य वैसे गुणों से होता है जिसका संबंध जन्म या जैविक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ होता है, जैसे उम्र, लिंग, भेद, सुंदरता, बुद्धि, शारीरिक शक्ति इत्यादि सब शामिल होते हैं। समाज उम्र के आधार पर अपने सदस्यों के बीच सामाजिक प्रतिष्ठा में भी भेदभाव करता है। उसी तरह परिवार के अंदर और बाहर लिंग के आधार पर भी स्त्री पुरुष की स्थिति में अंतर पाया जाता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि समाज में कुछ लोग जैविक गुणों के आधार पर बड़े और छोटे होते हैं। तो इस तरह की बात उन्होंने व्यक्तिगत या विशेषताएं या गुण के आधार पर भी जो अचीवमेंट स्टेटस की बात की जाती है वो भी है। सबसे सोचने की बात यह है कि मात्र जैविक गुणों के आधार पर ही स्तरण या स्थिति का निर्धारण नहीं होती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जैविक गुणों के साथ कोई सामाजिक मूल्य या सांस्कृतिक गुण जुड़ा होता है या नहीं होता है। यह जैविक और सामाजिक दोनों तत्व आपस में एक साथ मिलकर हैसियत का निर्धारण करते हैं। तो ये बात सही है कि अगर किसी भी व्यक्ति के जीवन में उसकी अगर सामाजिक और जैविक दोनों तत्व आपस में मिल जाए तो उसके हैसियत का निर्धारण भी डिफाइन किया जा सकता है। तीसरा, उन्होंने बताया अर्जित उपलब्धियां के माध्यम से अपने जो अचीवमेंट स्टेटस है उसको भी सही किया जा सकता है। जिस समाज के अंतर्गत
व्यक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए आज़ादी होती है, वहाँ अर्जित उपलब्धियों के आधार पर सामाजिक हैसियत का निर्धारण कुछ विशेष रूप में होता है। उपलब्धियाँ चाहे वो भौतिक हो या सामाजिक, चाहे वो भौतिक हो या अभौतिक, दोनों ही हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति बहुत बड़ा कवि बनता है या लेखक बनता है या कलाकार बनता है या खिलाड़ी बनने में सफल हो जाता है, तो उसकी वो अभौतिक उपलब्धि मानी जाती है। लेकिन यदि किसी को अपार संपत्ति या कोई उच्च राजनीति पद प्राप्त हो जाता है, तो उसकी वह स्थिति भौतिक उपलब्धि मानी जाती है। भौतिक उपलब्धि साधारणतः अस्थायी होती है। इन उपलब्धियों के आधार पर समाज व्यक्तियों को क्रमबद्ध करता रहता है। भौतिक उपलब्धि हमेशा समझिएगा कि अस्थायी होता है और अभौतिक उपलब्धि जो होता है वो अस्थायी होता है। अभौतिक उपलब्धि के अंतर्गत अगर आप चाहे तो आईएएस बन सकते हैं, चाहे तो आप कवि बन सकते हैं, लेखक बन सकते हैं, राइटर बन सकते हैं, खिलाड़ी बन सकते हैं। ये जो अभौतिक स्थिति के अंतर्गत आती है, जो एक अस्थायी होती है, वही भौतिक के अंतर्गत जो कभी कभी किसी कारण से आपको तुरंत जो है कि किसी राजनीति पद में आपको मिल जाता है, और वे अभौतिक होती है, जो कि अस्थायी होती है। चौथा उन्होंने बताया कि स्वामित्व, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं प्रोसेसन, स्वामित्व के आधार पर भी उन्होंने अचीवमेंट स्टेटस का टालकट पार्षद ने बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने बताने का प्रयास किया। व्यक्तियों का समाज में दो प्रकार का स्वामित्व प्राप्त होता है। एक वह जो आसानी से हस्तांतरित हो सकती है, जैसे भौतिक वस्तुएं, जमीन, गाड़ी, मकान, वस्त्र, आभूषण इत्यादि। लेकिन वहीं दूसरी ओर जो आसानी से हस्तांतरित नहीं होती है, जैसे योग्यता या किसी खास प्रकार के व्यक्तित्व गुण, जैसे संगीत विद्या में महारत हासिल करना, एक अच्छा शल्य चिकित्सक होना, एक अच्छी मूर्तिकार बनना या एक अच्छी लेखक बनना। इन दोनों माध्यम को दोनों तरीके से अलग किया जाता है, जो आपको स्वामित्व के आधार पर मिलता है। इन दोनों अर्जित उपलब्धियां या स्वामित्व लगभग एक ही प्रकार के कारक हैं। टालकट पार्सन्स यह स्पष्ट नहीं कर पाते कि किन कारणों से उन्होंने इन दोनों को अलग अलग कारक के रूप में देखा है, बल्कि फर्क दिखाई पड़ रहा है। वह बहुत बारीक है, इसकी कोई विशेष समाजशास्त्री महत्ता नहीं रखता। पांचवा उन्होंने बताया सत्ता, अथॉरिटी की बात की। सत्ता के माध्यम से भी अचीवमेंट स्टेटस को चेंज किया जा सकता है। इसके अंतर्गत टालकट पार्सन्स ने ऐसे अधिकारों की चर्चा की है जो संस्थागत हो। यहाँ दो प्रकार का हो सकता। एक तो वह जो किसी व्यक्ति को समाज के परंपरागत मूल्यों के माध्यम से प्राप्त होता है, जैसे पिता का पुत्र का अधिकार, जैसे पिता का पुत्र पर अधिकार, किसी धर्म गुरु का उसके अनुयायियों पर अधिकार इत्यादि। सत्ता का दूसरा पक्ष होता है जो किसी व्यक्ति को किसी दफ्तर में पद से प्राप्त होता है। उदाहरण के तौर पे जिलाधीश या जिला कलेक्टर या मंत्री का जो सत्ता प्राप्त होती है वह उसके पद से मिलती है। सत्ता के ऐसे विभाजन से व्यक्तियों के सामाजिक हैसियत या समाज में स्तरण का निर्धारण करता है या होता है। ये सत्ता थी।
छठवां टालकट पार्सन्स ने शक्ति की बात की, पावर की बात की। टालकट पार्सन्स के अनुसार टालकट पार्सन्स के अनुसार उन सभी प्रकार के अधिकारों या सत्ता की चर्चा की जिसका वर्णन उन्होंने पहले ही सत्ता में बताया था। इसलिए उन्होंने शक्ति की अवशिष्ट इसलिए उन्होंने शक्ति की अवशिष्ट श्रेणी कहा है। इस प्रकार की शक्ति को सामाजिक वैधता प्राप्त नहीं होती या इससे संस्थागत अधिकार नहीं कहा जा सकता। समाज में कुछ लोग गैर वैधानिक तरीके के बल पर बहुत सारे काम कराने में सक्षम हो जाते हैं। उन्हें किसी प्रकार का कोई पद या समाज से मान्यता प्राप्त अधिकार नहीं होता, लेकिन वे अपने बलबूते पर कुछ लोगों को प्रभावित कर कठिन से कठिन काम करने या कराने में सफल हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान समय में बहुत चोर, उचक्के, डकैत कठिन से कठिन चुनाव जीतने में सफल हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के माफिया गिरोहों, तस्करी से जुड़े लोगों एवं अन्य अपराधी प्रकृति के लोगों को जो अधिकार शक्ति प्राप्त है वह इस श्रेणी के अंतर्गत आता है। समाज में ऐसे लोगों की हैसियत कम नहीं होती है। प्रेम से न सही, डर से ही सही, ऐसे लोग समाज की उच्च श्रेणी में रखे जाते हैं। अगर हम भारतीय संविधान के थ्रू देखा जाए, अगर संविधान के थ्रू जाए तो जो गलत है वो लेकिन आज के ज़माने में ये जो गलत है, जो डकैत है, गिरोह है, चोर है, बलात्कारी है, आज वही जो है कि चुनाव के माध्यम से सत्ता को या शक्ति को पा जाता है, जिस सत्ता को पा जाता है और उस सत्ता को शक्ति के माध्यम से बहुत से बड़े काम करा लेता है। प्यार से ही नहीं लेकिन डर के माध्यम से ही उस काम को कराने में सफल हो जाता है। तो ये जो इस तरह की जो शक्ति होती है, इन माध्यम से भी हम जो है कि अपने स्टेटस या हैसियत को निर्धारण करते हैं। ये अर्जित स्थिति है जो इस माध्यम से हम अपने स्टेटस को, अपने हैसियत को निर्धारण करते हैं। अगर आपको कोई समस्या आती है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो ज़रूर चैट बॉक्स में जिस थिंकर के बारे में आप जानने के प्रयास करते हैं या उस लेक्चर के बारे में, उसके बारे में, तो आप ज़रूर चैट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू सो मच। पढ़ना ना भूलें।